नमस्कार और स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद हादसे की। तो फ्लाइट AI 171 उड़ने के बाद और गिरने से पहले महज 2 या 3 मिनट या उससे भी कम का वक्त, और एक्सपर्ट तो ये बता रहे हैं कि जब वो इंजन फेल हुआ या वॉटएवर, जब वो नीचे आना डिसेंड करना शुरू किया फ्लाइट ने, तो उससे 32 सेकंड्स थे जिसमें सब कुछ हो गया। तो इतने कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर वहाँ क्या घटा? बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज़ यहाँ पर चल रही हैं, बहुत अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जिसे एक्सपर्ट अब अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। यहाँ पर फ़्लाइट का जो डेटा रिकॉर्डर था वो पहले मिल गया था, और आज इसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कहानी या मामला क्या है वो थोड़ा और साफ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अब तक देखने में आई है, समझने में आई हैं, सुनने में आई हैं, उसको लेकर देश के, दुनिया के बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स कुछ अलग अलग थ्योरीज़ पर पहुँचे हैं। तो आज उन्हीं की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर कि क्या संभावित घटना हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब देखिए, बहुत बड़ा और दुखद हादसा था। जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, उनके परिवारजन, उनके घर के लोग, या हम सभी क्यों ना हो, इससे बहुत बुरी तरह से हताहत हुए, सदमे में भी हैं, क्योंकि एविएशन हमारी लाइफ से, अब भारतीयों की लाइफ से एक बहुत जुड़ी हुई चीज़ है। हज़ारों लाखों लोग रोज़ हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और जब इतना बड़ा हादसा होता है और इस तरीके से होता है, तो सबके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह की आशंकाएं आती हैं, जिनका जवाब देने की ही कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडियन एयरलाइंस के फ़्लाइट सेफ्टी और ट्रेनिंग के पूर्व डायरेक्टर कैप्टन SS पनेसर, और साथ ही एविएशन एक्सपर्ट परवेज़ दमानिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट दमानिया साहब जुड़ चुके हैं। सर देखिए, आज 5वां दिन है, कई अलग अलग तरह की थ्योरीज़ यहाँ पर आ रही है, जिसमें से कुछ थ्योरीज़ हैं जो ज़्यादा आई थिंक विश्वसनीय हो सकती हैं, कुछ हैं जिनको आप सिरे से निगलेक्ट कर सकते हैं। एक थ्योरी ये भी निकल के आई थी शुरुआत के दिन में कि ये कोई ह्यूमन एरर हो सकती है, मतलब पायलट्स की मिस्टेक हो सकती है कि फ्लैप को गलत तरीके से सेट कर दिया, या फिर ऊंचाई और जो गति थी उस समय, और जो तापमान था अहमदाबाद में, और तमाम तरह की चीज़ें, और उसमें आपने शायद एक रॉन्ग इंजन बंद कर दिया, लैंडिंग गियर्स ऑन थे, फ्लैप जैसा मैंने कहा ढंग से सेट नहीं थे। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा है इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। दोनों ही पायलट बहुत ज़्यादा अनुभवी थे, और ऐसा कुछ अलग नहीं था परिस्थितियों में जो कि जिसके दौरान की कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हो जाएंगी, उनके लिए रोज़मर्रा का काम था। तो आपके लिहाज से भी ये जो पहली थ्योरी है कि ह्यूमन एरर वाली, ये रिजेक्ट होती है? जी देखिए, पहले तो इट इज रॉन्ग कि हम कुछ एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले बिना ह्यूमन एरर का बात करें। देखिए, 2 पायलट्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे। एक कुछ 8,600 घंटा का एक्सपीरियंस था, दूसरा 1,400 घंटे का एक्सपीरियंस था, एंड दे वर वेरी वेल एक्सपीरियंस पायलट्स। और एयर इंडिया की ट्रेनिंग बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, इसीलिए इतने शॉर्ट टाइम में आप बोले कि ह्यूमन एरर है, ये गलत है। कोई फॉरेन एक्सपर्ट भी बहुत सारे टीवी चैनल पे था, कोई कैप्टन स्टीव, एंड ही वाज क्लेमिंग इट वाज ह्यूमन एरर। आई थिंक ये बहुत गलत बात है कि हम ह्यूमन एरर को ब्लेम करें एट दिस स्टेज। देखिए, अभी तक सिर्फ हमारे पास थियरीज है। देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस टू से ये प्लेन क्यों क्रैश। नंबर ऑफ थियरीज। देखिए, पहले तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये प्लेन यूरोप के कोई डेस्टिनेशन से दिल्ली आया, दिल्ली में चेक्स हुआ रह गए, दिल्ली से फ्लू टू अहमदाबाद, और अहमदाबाद में चेक्स हुए रह गए। बिफोर इट टुक ऑफ, पायलट्स ने चेक किया रह गए, इंजीनियर्स मस्ट हैव साइंड इट ऑफ, एंड इट वाज गोइंग टू गो टू गैटविक। So the checks have been repeatedly carried on at every stage. The pilots were experienced. So देखिए, ये प्लेन इंडिया में 36-37 प्लेन्स है। वर्ल्ड के हर एक कंट्री के पास ये प्लेन है। दिस इज अ हाईली सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट। एंड देखिए, ये प्लेन में पहले स्नैग्स आए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये 787 में कभी स्नैग आए नहीं है। पहले भी इसमें स्नैग्स आए थे इन द पास्ट फ्यू इयर्स, 12-13 साल में स्नैग्स आए थे। There was a battery problem in this plane.
द फ्लीट वाज ग्राउंडेड फॉर सम टाइम, लेकिन ये टाइप का फुल हल डिस्ट्रक्शन एंड दिस काइंड ऑफ डेथ हैज नेवर अकर्ड इन दिस प्लेन 787। और जी। देखिए ये कंपनी अभी टाटा की कंपनी है, एयर इंडिया इज ओन्ड बाय द टाटास, और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा ग्रुप का कंपनी है इसलिए कोई इंजीनियरिंग में शॉर्टफॉल हुआ रहेगा या स्पेयर पार्ट्स में कोई शॉर्टेज हुआ रहेगा। टाटास मस्ट हैव बीन वेरी केयरफुल, मस्ट हैव गिवन फुल सपोर्ट टू द इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसीलिए आज की तारीख में कोई भी assumption निकालना इज रॉन्ग। Another thing, all the parameters, outside parameters, weather was not so hot, all parameters were okay when the plane, देखिए बहुत सारे थियरीज है, कोई बोलता फ्यूल कंटामिनेशन है लेकिन उसको थियरी है दैट इज रॉन्ग। तो उस पे आते एक एक करके आते दमानिया साहब अलग अलग चीज़ों पे, तो कुल मिला के वैसे भी सारे एक्सपर्ट एक आध दो को छोड़ दे। ये देखिए कार्यक्रम करना इसीलिए बहुत ज़रूरी था आप जैसे लोगों के साथ, वो यही कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो वायरल हो जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो लोगों के बीच हज़ार तरह की बातें घूमती हैं, इसीलिए सही बात को करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक एक करके, और ये जो ह्यूमन एरर वाली चीज़ है थ्योरी, ये लीस्ट है, शायद 5-7% कह लीजिए किसी ने बात कर दी होगी, बट अदरवाइज कोई इसकी बात नहीं कर रहा। नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा चर्चा वाली बात हो रही है वो है इंजन फेलियर। अब सिंगल इंजन फेलियर, डबल इंजन फेलियर, ये सब टेक्निकल हैं, जितना मैंने पढ़ा लिखा और जाना उसमें यह है कि जैसा आप विमान की बात भी कर रहे थे, और अगर पिछले 70 साल की हिस्ट्री निकाल लें तो शायद हार्डली 6 या 7 ऐसे मौके होंगे ने 10 साल में कभी कोई एक ऐसा मौका आया होगा जब साइमल्टेनियसली किसी भी विमान के, ये तो चलिए बोइंग का 787 है, किसी भी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। बट फिर भी मशीनरी है और आप कह नहीं सकते कब कौन सी घटना घटेगी, तो ये एक थ्योरी है जिस पे काफी एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। वन ऑफ द थियरी वाज अ बर्ड हिट। देखिए बर्ड हिट के कोई सिम्टम्स लगते नहीं हैं बिकॉज देयर वर नो बर्ड सीन फ्लाइंग। एंड देखिए ये आप जो बता रहे हैं, लास्ट रिसेंटली एक एयरबस 320 न्यूयॉर्क में बर्ड हिट के वजह से दोनों इंजन फेल हो गए थे, और दिस लैंडेड ऑन द हडसन रिवर। देयर वाज अ वेरी फेमस कैप्टन कॉल्ड कैप्टन सली, उसके ऊपर मूवी भी बना था। देखिए वो केस में क्या था, देयर इज अ बर्ड इन अमेरिका कॉल्ड द ह्यूज कैनेडियन गीस। ये बहुत बड़ा बर्ड है। देयर वाज अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ दिस ह्यूज कैनेडियन गीस फ्लाइंग एंड द प्लेन फ्लू एंड बोथ द इंजन वर हिट बाय दिस ह्यूज फ्लॉक ऑफ कैनेडियन गीस, इसलिए दोनों इंजन फेल हो गए। यहाँ कोई ऐसा बड़ा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स था नहीं कि ऐसा कोई सिचुएशन था नहीं। जब बर्ड हिट होता है इंजन को तो यूजुअली इंजन के पिछले भाग से सर्टेन अमाउंट ऑफ फायर निकलता है या सम काइंड ऑफ इंडिकेशन इज दैट देयर बर्ड हिट। ये केस में देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ अ बर्ड हिट। देखिए कॉमन सेंस से बता रहा हूं मैं, आउट ऑफ नॉट गोइंग टू ग्रेट डेप्थ, द मेन रीजन इज देयर वाज नो पावर टू द इंजन। The plane just could not lift off. There was a shortfall of thrust. अभी ये engine को power क्यों नहीं मिला? Why did? Okay, even if you say fuel supply, the fuel supply lines to both the engines is completely independent of each other. So it cannot happen that the fuel supply stopped. It cannot happen that the fuel was contaminated. अगर contaminated fuel रहता तो plane would have started reacting. The engine would have started reacting when the plane started. लेकिन फ्यूल कंटेमिनेशन इज वेरी 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 रिमोट बिकॉज़ देयर टन्स एंड टन्स ऑफ वेज ऑफ टेस्टिंग दैट द फ्यूल कंटेमिनेशन। ये हमने भी पहली बार ही सुना कि फ्यूल कंटेमिनेशन जैसी भी कोई चीज़ है एटीएफ में। और इस बीच कैप्टन साहब भी जुड़ गए क्योंकि कैप्टन साहब जो है वो फ्लाइट सेफ्टी और ट्रेनिंग के इंचार्ज रहे हैं इंडियन एयरलाइंस में। कैप्टन साहब अभी हम बात कर रहे थे कि जो पॉसिबल थ्योरीज अलग अलग प्रोपगेट कर रही हैं इस वक्त, उनमें से एक है कि इंजन फेलियर, और जैसे दमानिया साहब ने भी 2-3 बातें बताई इंजन फेलियर को लेके। एक जो बात आ रही वो है इलेक्ट्रिकल फेलियर, मतलब उसकी वजह से जो पावर सप्लाई वो कट हो गई। थ्योरीज पुराने टाइम में जाती हैं कि पहले जब बोइंग के विमान बना करते थे तो हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब थोड़े से मैनुअल सिस्टम होते थे, लेकिन जब विमान एडवांस हुए तो फुली इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे आ गए और उसमें सब कुछ अच्छा हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई, ये बढ़ गया वो बढ़ गया। लेकिन क्या ये खतरा पैदा हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम कभी वंस इन अ ब्लू मून फेल होता है तो फिर उससे इंजन ही फेल हो जाएंगे? पनेसर साहब देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे देश के लिए बड़ी दुखद की बात है कि इतने लोगों की जानें चली गई
और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये 787 जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स जिसको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, ये एक दो चीजें नहीं रिकॉर्ड, ये 200 से ज्यादा चीजें रिकॉर्ड करता है। इंजन की पावर क्या थी, पावर लॉस हुआ, फ्यूल खराब था, हाइड्रोलिक फेलियर थे। अब इन चीजों का अंदाजा लगाना बगैर ब्लैक बॉक्स के रीडर के अच्छी बात नहीं होगी। जब तक ब्लैक बॉक्स खुलेगा, उसका रीड आउट हो, उससे 200 ये पायलट की पोजीशन क्या थी, उसका हाथ कहाँ पर था, इंजन की पोजीशन क्या थी, कितनी पावर इंजन ने डेवलप करी, कब इंजन फेल हुआ, कितनी पावर पीछे गई, उसने फ्लैप लिए, लैंडिंग के लिए, ये सब चीजें लाइक दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है इन्वेस्टिगेशन के, उनको 1% भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, ना उन्होंने कभी करी है जिंदगी में। अब वो ये जो रिपोर्ट बनाएंगे, ये मिली भगत करके, क्योंकि बड़ी पावरफुल लॉबी है बोइंग, एयर इंडिया, गवर्नमेंट, दे आर वेरी पावरफुल लॉबी, दे विल मेक इन्वेस्टिगेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारी ये इच्छा है कि ये इंक्वायरी जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे ये जो ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डिंग ये पब्लिक होना चाहिए, सबको पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये असली रीजन क्या है, ना कि जो ये बताएंगे रीजन इनको। ये जो तो यहाँ पर कैप्टन साहब, अमेरिका की जो एजेंसी है प्लस यूके की एजेंसी है, सुना जांच में कुल मिला के 13 एजेंसीज है, जिसमें एक अमेरिकन और एक यूके एजेंसी है, वो भी जांच में शामिल है। मैं आपकी बात मानता हूँ, चाहे 15 एजेंसी लाओ, उनको सबको गवर्नमेंट का प्रेशर होगा कि तुम ये रिपोर्ट ऐसे बनाओ। लेकिन जब जुडिशियल इंक्वायरी है, उसमें कोई प्रेशर नहीं चलता। उसमें ये जो इंक्वायरी होगी क्लोज डोर में, ये आपको ब्लैक बॉक्स की, वॉइस रिकॉर्डर की कोई चीज नहीं बताएंगे और ना सुनने देंगे आपको। लेकिन जब जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसमें एफिडेविट फाइल कर, लाइक मैं जाता हूँ विटनेस, मेरे को पहले एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, फिर मेरे को ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डिंग पूरा रीड आउट दिया जाएगा, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको बताऊंगा ये असली इस चीज का रीजन क्या। जब तक तुम मिली भगत करके इंक्वायरी करोगे, उनको उनकी ठीक है सर, क्योंकि वो देखिए अभी वो थोड़ा अलग स्कोप हो जाएगा कार्यक्रम का, कि वो इंक्वायरी कैसे होगी और उसमें क्या मिली भगत हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट इज़ वन थिंग। यहाँ तो हम जो हमारे आम दर्शक हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल आ गए, और चूंकि जैसा मैं अभी प्रवेश जी को भी बता रहा था कि इन दिनों सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और वहाँ पे 1000 तरह के एक्सपर्ट बैठ जाते हैं और वो अपनी अपनी थ्योरीज गढ़ते हैं, तो हम एक थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद गुड एक्सपर्ट, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो आ रही है वो रैट वाली थ्योरी, आप जिन कैप्टन शायद स्टीव का आप जिक्र कर रहे थे परवेज साहब, मैं देख रहा हूँ लाखों व्यूज हैं उनके उस वीडियो पे, और वो कह रहे हैं कि रैट यानी कि जो रैम एयर टर्बाइन है, मतलब ये 787 है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक मोटर होती है और वो प्रॉपलर वाला पंखा लगा रहता है, और उनका ये कहना है कि जब दोनों इंजन फेल हो गए होंगे तभी वो एक्टिव हुआ होगा। पता कैसे लग रहा है कि वो एक्टिव हुआ है? तो कोई बहुत धुंधली सी फोटो है, उससे दूर से कुछ दिख रहा है, कोई साउंड सुनाया जा रहा है जो कि प्रोपेलर जैसा साउंड है, और उसके आधार पे वो थ्योरी गढ़ी जा रही है। लेकिन अगर मैं फिर भी बीइंग एन एक्सपर्ट आप दोनों से ये सवाल लेके आता हूं, ये जो रैट की एम्प्लॉयमेंट है, अगर ये हुई भी है तो क्या इसके मायने ये है कि उस समय दोनों इंजन फेल हो गए होंगे? भाई साहब, ऐसे ये जो इनको इंफॉर्मेशन आई है, इनको कहां से मिली है? जबकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेटर उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो टर्बाइन फेल हो गई, टैट फेल हो गई। नहीं सर, मैं सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूं, मैं तो ये बात बोल ही रहा हूं पनेसर सर, मैं बात बोल के ही ये बात बोल रहा हूं कि अलग अलग लोग इस तरह की थ्योरियां गढ़ रहे हैं। अब उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई रैट डिप्लॉय हुआ है, मान लीजिए, वो किस परिस्थिति में होता है, हम तो दर्शकों को सिर्फ इतना बता सकते हैं। देखिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में हमें उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी कि असली रीजन क्या था। पायलट की गलती थी, जहाज की गलती थी, कंपनी की गलती थी, मौसम की गलती थी, किसकी गलती थी? और कई लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी को पायलट ने गियर लीवर की जगह फ्लैप लीवर उठा दिया। उनको कैसे पता लगा? ये जहाज में जो ब्लैक बॉक्स है उसमें आ जाएगा कि उसने फ्लैप उठाया या गियर उठाया। अब ये सारी चीजें अंदाजा लगा के पब्लिक के माइंड में पल्यूट करना मैं तो ठीक नहीं समझता। लेकिन अब क्योंकि इंक्वायरी गवर्नमेंट के हाथ में है, वो अंदर कमरे में बैठ के जो रिपोर्ट बनाएंगे वो आपको जी पास्ट में मैंने कई इंसिडेंट एक्सीडेंट में पार्ट लिया है, और मैं आपको बता सकता हूँ, एक इन्वेस्टिगेशन एयर मार्शल सेठ तो यहाँ तक कह दिया कि डीजी से द ज्यूरी देयर द जज, यही इन्वेस्टिगेट करते, ये रिपोर्ट बनाते, यही छोड़ देते हैं।
ये चीजें जो है ना, ये इन गवर्नमेंट की टॉप इंक्वायरी की रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हैं। मैंने 4-5 क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन अटेंड करी है, जबकि कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी बैठी थी, वहां पे झूठ बोलने का अंदाजा ही नहीं, और जो झूठ बोलेगा उसको जज अंदर भी कर सकता है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी देखने के लिए वेट करिए। और मैंने आज एक चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लिखी है, उनको बेनती करिए 2 हाथ जोड़ के कि साहब ये जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए। और इन ये जो जिन बंदों को कोई नॉलेज, जिन्होंने जहाज का कॉकपिट नहीं देखा होगा आजकल, मैं गारंटी देता हूं उन्होंने कॉकपिट भी नहीं देखा, और वो इंक्वायरी करेंगे तुम्हारे लिए। आज मेरे को कोई कह दे जी हार्ट फेलियर हो गया, इसकी डॉक्टर की इंक्वायरी, मैं डॉक्टर नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर ये भी अपने आप में एक परवेज साहब, ये भी एक चीज है कि अब ये थोड़ा अलग प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हम एक थोड़ा अलग मुद्दे पे बात करने बैठे थे कि अब वो इंक्वायरी के लेवल कैसे होंगे, कि उसमें कितनी बातें साफ आएगी, उसमें क्या लीपा पोती होगी, क्या उसमें कवर करने की कोशिश होगी, पुराना इतिहास क्या कहता है सर? देखिए, मुझे लगता है कि एवरी गवर्नमेंट बॉडी, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, इज ऑन द जॉब। बोइंग की पूरी टीम आई है, 10 ऑफिसर्स आए हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इज वर्किंग, डीजीसी इज वर्किंग, एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है कि एयर इंडिया को भी इतना ही इंटरेस्ट है जानने में कि भाई व्हाट हैज हैपेंड। Already all over the world, the operators of this aircraft have started doing additional checks. Already DGCA का circular आ गया है कि 787 पे क्या additional checks करने चाहिए, वो सब काम चालू है। इसलिए मुझे लग रहा है कि everybody, including Air India, DGCA, Investigation Board, और सबसे ज्यादा Boeing. See, this reflects very badly on Boeing. देखिए, इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना पॉपुलर एयरक्राफ्ट अगर गिर जाता है और इतने लोग मर जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी ट्रेजिक। सो इट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। कोई छुपाने की कोशिश नहीं करे कि सबके इंटरेस्ट में है कि भाई एवरीबॉडी शुड नो द ट्रूथ, सो सर्टेन चेक्स कैन बी डन, सर्टेन प्रिकॉशंस कैन बी डन, एंड दिस सिचुएशन कैन नॉट बी रिपीटेड। And nobody wants to hide and cover anything. Hide cover करके क्या करेंगे? Air India has already announced a 1 crore. Tata Group has already announced a 1 crore compensation. Today Air India has announced an immediate 25 lakh rupee compensation. देखिए, पैसे से आदमी का जान वापस नहीं आ सकता है, but it's shown that Tata's Air India are continuously communicating. The Air India CEO is always on the television. Communication is on. The Prime Minister has deputed the Civil Aviation, Honorable Civil Aviation Minister, to investigate thoroughly. And the government is giving us information time to time. छुपाने का कोई question नहीं है. I am 100% sure once the black box cockpit voice record is analyzed, the black box analyzes, the full report will come up. What is the reason? How will I anybody to help anything? Right. एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। Things will be hidden. जी, एक छोटा ब्रेक में फटाफट ले लेता हूं और फिर कुछ 1-2-3 चीज़ें कंक्लूड करेंगे कि आप जब दोनों मशीनें मिल गई हैं, कितने समय में हमको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, कब तक उसका कोई कंक्लूसिव चीज़ आ जाएगी, और आगे इसके लिए एक सेफ्टी एविएशन सेफ्टी को फिर से पूरी तरह से ओवरहॉल करने की भी प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके क्या फ़ायदे होंगे या उसका क्या नतीजा निकलेगा, उस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। AI 171 उड़ने के बाद और गिरने के पहले एक हल्का सी अंडरस्टैंडिंग हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और इधर उधर की, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ थोड़ा आपको एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानते हैं सच में कि एविएशन क्या है। तो दमानिया साहब और पनेसर साहब दोनों मेरे साथ हैं। सर, छोटे और स्क्रिप्ट आंसर चाहूँगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम होगा। पनेसर साहब, अब जो कि दोनों डिवाइस हो गए, आज CVR भी मिल गया, FDR तो मिल ही गया था वीकेंड पर, अब CVR भी मिल गया है। ये दोनों डिवाइसेस मिलने के बाद कितना वक्त लगेगा जब हम किसी तरह के किसी कंक्लूजन पे, शुरुआती कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ब्लैक बॉक्स मिल गया, सारे इंस्ट्रूमेंट मिल गए हैं। अब कि इसकी एनालिसिस कौन करेगा? ये आदमी कमरे में बैठ के करेंगे और ये पब्लिक को दिखाएंगे कि नहीं? ये पब्लिक के हित में कुछ नहीं बताएंगे। एक क्रैश हुआ था कैलिकट में,
उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम आप पूछती है, एक सवाल पूछती है सर्वाइवर से, अरे जब जहाज टूट गया, बंदे मर गए, उसके बाद एयरोस्पेस ने इवैक्यूएशन प्रोसेस अनाउंस करा कि नहीं? अरे जहाज टूट गया, आप एयरोस्पेस को बोलते हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस। ये लेवल है इनका इन्वेस्टिगेशन का। और ये डीएफडीआर है, इमरजेंसी में इट कैन बी रेड आउट इन विद इन फ्यू डेज। लेकिन ये सब लोग हैं, अब ये बाहर का सैर करेंगे, कभी इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पे सीवीआर डीवीआर डिकोड के जी यहाँ नहीं हो, जबकि यहाँ पे इनके पास लेबोरेटरी है डीजीसीए में, वहां पे डिकोड हो सकता है 2 दिन में हो सकता है, लेकिन इनके पास एक्सपर्ट कोई नहीं है। ये सब मिली भगत हो गई। ये जो पावरफुल लॉबीज हैं बोइंग की, एयर इंडिया की, और ये उनको मिली भगत होकर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे। ये पब्लिक के हित में नहीं बनेगी जब तक ये हमारी जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती, पब्लिक इंक्वायरी नहीं होती। जो प्रोफेशनल है उनको बुलाओ, हम सवाल पूछेंगे, फिर हम उनको ये भी बताएंगे कि ऐसे एक्सीडेंट फ्यूचर में कैसे बचाए जा सकते हैं। आज का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेट बाद, ताकि ऐसे हादसा दोबारा ना हो। मैं ये इनसे पूछना चाहता, इन्वेस्टिगेशन कोई बता सकता है कि कैसे अवॉइड करेंगे इंसिडेंट? कैलिकट क्रैश में इन्होंने रिकमेंडेशन रिपोर्ट 540 सफे में बना दी, जबकि सेक्रेटरी ने एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा, और उसमें 540 सब इतने पढ़ोगे कि तुमको हंसी आएगी कि किस बेवकूफ ने 540 लफे लिखे हैं। अगर ये ऐसी रिकमेंडेशन देंगे तो आप अंदाजा लगा लो कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और ये कैसे जनता को कैसे। ठीक है, यहाँ पर जी क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है। परवेज साहब, न्यू नेशनल एविएशन सेफ्टी प्लान NASP, इस पर भी सोर्सेस के मुताबिक हमें पता है कि अब काम शुरू होने वाला है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आई थिंक वर्ल्ड वाइड एक लेवल होता होगा, लेकिन अब हम जब ये नया NASP लेकर आ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, दिस में साउंड एब्सर्ड बट थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अवर एविएशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। It's beyond everybody's expectation. We are the 3rd largest aviation industry in the world. इसलिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइम लग रहा है टू कोप अप विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, द प्रॉब्लम इज DGCA, एवरीबडी कंप्लेन DGCA is understaffed. They may be, but I think within the available resources, DGCA is doing what best it can. I'm sure the government plan है to DGCA का staff बढ़ाना, more manpower लाना. Today evening, 1 hour before our conversation, the major meeting was concluded with the aviation ministry. Changes will come and they will keep coming, and we have to keep a positive outlook. अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहता और गवर्नमेंट का एनकरेज नहीं रहता ये इंडस्ट्री को, तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना कैसे होता? और अगर गवर्नमेंट इतना इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट व्हाई विल दे नॉट बी केयरफुल ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग टू मेक द एयरलाइन and the passenger safety higher. The team is working on it. Air Investigation Board is also, or Accident Investigation Board is also on the job. DGCA on the job. Foreign experts on the job. Let us just wait a little while till the reports come out to understand what the problem was and why. बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही करेंगे कि अब चूंकि दोनों मेजर इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिल गए हैं, तो जल्द से जल्द हमारे पास एक इनिशियल कि हुआ क्या एग्जैक्टली, अंदर क्या बातचीत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, फिर फ्लाइट का डेटा क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस बीच यही कोशिश यही थी हमारी कि पनेसर साहब को लेकर और परवेज जी को लेकर कि जो इतना कुछ इस समय इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है चीज़ों को लेकर कि समटाइम वो मिसलीड करती हैं सोशल मीडिया इधर उधर, तो आपको एक सही तस्वीर दिखाएं। इंतज़ार हमें भी रहेगा कि कब इसका डिटेल निकल कर सामने आता है और वो किस हद तक कैसे होता है और आगे जांच एजेंसियां उसमें से क्या निष्कर्ष निकालती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।